हेलो स्टूडेंट्स, सो बीकॉम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हो आप लोग। और इनकम टैक्स हम लोग पढ़ रहे थे और इनकम टैक्स में हम लोग आपका यूनिट 2 का इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में हमने आप लोगों को अभी तक सैलरी के बारे में बता दिया, क्या क्या टैक्सेबल होता है, अलावेंसेस के टाइप्स के बारे में बता दिया, उसमें फुल्ली टैक्सेबल अलावेंस के बारे में बता दिया, पार्शली टैक्सेबल अलावेंस हो गया, फुल्ली टैक्स फ्री अलावेंस हो गया। परक्विसिट्स हमने स्टार्ट किया था कल, है ना, परक्विसिट्स। तो परक्विसिट्स 3 प्रकार के होते मैंने बताया था। सबसे पहला होता है टैक्सेबल परक्विसिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉय, मतलब ऐसा परक्विसिट्स, ऐसी सुविधाएं जो सभी एम्प्लॉय के लिए क्या होती है, टैक्सेबल होती है। दूसरा मैंने आपको बताया था टैक्सेबल परक्विसिट्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ऐसा टैक्स परक्विसिट्स जो सिर्फ स्पेसिफाइड के लिए ही टैक्सेबल होती है, बाकी लोगों के लिए टैक्सेबल नहीं होती है, टैक्स फ्री होती है। और तीसरा है टैक्स फ्री परक्विसिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉय, तीसरा है कि सारे एम्प्लॉय के लिए क्या हो जाना, टैक्स फ्री हो जाना। ठीक है, तो देखो पहला डिस्कस कर रहे थे हम लोग टैक्सेबल परक्विसिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉइज, सारे एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल परक्विसिट्स की हम लोग क्या कर रहे थे, बातें कर रहे थे। ठीक है, ओके, चलिए अब हम लोग बात करते, यहां तक तो अपना काम हो चुका था। हम लोग बात करते हैं टैक्सेबल परक्विसिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉय, और वो परक्विसिट्स क्या है हमारा, हाउस परक्विसिट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था हमारा, हाउस परक्विसिट्स। तो सुन लो, हाउस परक्विसिट्स फर्स्ट ऑफ ऑल था हमारा क्या, हाउस परक्विसिट्स। ठीक, तो हाउस परक्विसिट्स यानी घर का सुविधा, घर का सुविधा। अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए मकान देता है, किराया नहीं दे रहा भैया, वो रेंट अलाउंस में आ जाएगा, बाकायदा बोलता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से पूछता है, बताओ भाई आके रह रहे हो यहाँ पे, घर वर है कि नहीं है। तो एम्प्लॉय बोला नहीं भैया घर वर तो है नहीं मेरे पास, अपने एम्प्लॉयर को बोला, एम्प्लॉयर बोला अच्छा ठीक है, ये लो चाबी, जाओ वो घर में रहो, कुछ पैसा वैसा देने की जरूरत नहीं है, कोई किराया विराया देने की जरूरत नहीं है। यानी उसको क्या दे रहा है, फैसिलिटी दे रहा है, अपने एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉयर घर की सुविधा दे रहा है। ठीक है, तो मैंने कल बताया था आप लोगों को कि यार जैसा एम्प्लॉयर वैसा घर, कोई किसी को 3 BHK देगा, कोई किसी को 2 BHK देगा, कोई किसी को 1 BHK देगा, कोई किसी को बंगलो देगा, कोई किसी को फ्लैट वगैरह देगा, कोई किसी को शेड वाला मकान देगा, कोई बिना शेड वाला मकान देगा, कोई छानी का घर दे देगा, कोई झोपड़ी दे देगा। तो यार कितना वैरायटी घर के भी और कितना सुविधाएं भी है। तो सोचो अगर आप हर किसी एम्प्लॉयर के पास जा जाके पूछो, आप टैक्स निकालने बैठोगे कल को, अगर आप CA बनते हो और टैक्स निकालने बैठे हो एम्प्लॉय का, तो आप क्या हर एम्प्लॉयर के पास जा जाके पूछोगे क्या कि भाई आपने कितने रुपए का टैक्स सुविधा दिया है, कैसा कैसा घर दिया है। सोचो अगर इस टाइप का सिचुएशन आए तो भैया हो चुका, कितना हमारा काम जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो गवर्नमेंट ने इस कॉम्प्लिकेटेड को सॉल्व करने के लिए, कॉम्प्लिकेशंस को सॉल्व करने के लिए सीधा हाउस को किस कैटेगरी में बांट दिया, 2 कैटेगरी में हाउस को बांट दिया। सबसे पहला कैटेगरी होता है, हाउस के 2 प्रकार होते हैं, क्या, अनफर्निश्ड हाउस, अनफर्निश्ड हाउस मतलब असुसज्जित मकान, और दूसरा इसने बोला फर्निश्ड हाउस, फर्निश्ड हाउस यानी कि सुसज्जित मकान। ठीक है, यानी कि विथ फर्नीचर, फर्निश्ड बोले का मतलब क्या, विथ फर्नीचर, बस अंतर यही है, विथ फर्नीचर। अनफर्निश्ड का मतलब खाली मकान, फर्निश्ड का मतलब फर्नीचर के साथ मकान, मतलब अंदर गए। इसमें अनफर्निश्ड में क्या है, जैसी मकान का दरवाजा खोले अंदर मकान खाली, खुद सामान डालो भैया, फर्नीचर खुद डालो, आप जानिए। इसमें क्या, जैसी दरवाजा खोले बकायदा फर्नीचर के साथ अपन को मकान मिला। आई बात समझ में, अनफर्निश्ड हाउस और फर्निश्ड हाउस। ठीक है, इसी तरीके से एम्प्लॉय भी तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई अमीर एम्प्लॉय होते हैं, कोई गरीब एम्प्लॉय होते हैं, अलग अलग प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं। तो एम्प्लॉय की वैरायटी को भी बिल्कुल यहाँ पे क्या कर दिया, उसके भेदभाव को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। सीधा इनकम टैक्स लॉ बोलता है कि जब अपन टैक्सेशन निकालने बैठे तो सीधा आपको देखना है कौन सा एम्प्लॉय है, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय की कैटेगरी को डिवाइड कर दिया, क्या वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, क्या वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। नॉन गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट एम्प्लॉय है, बस ये कैटेगरी क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, खत्म बात, सीधा। ओके, बस बात खत्म। ठीक है, तो देखिए, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय और दूसरा क्या डिवाइड कर दिया, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक तरह से। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जब आप सॉल्व करोगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को देखोगे कैसा हाउस दिया गया, उसका निकाल लोगे। अगर वो नॉन गवर्नमेंट है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, तो प्राइवेट एम्प्लॉय का देखोगे कि फर्निश्ड हाउस है कि अनफर्निश्ड हाउस है, और उसका वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक बातें क्लियर है हम लोगों को। ठीक है, चलिए, सो आगे अपन लोग बढ़ते हैं। तो फिलहाल हम आगे काम करते हैं, हम देखते हैं कि वो गवर्नमेंट, अगर मान लीजिए वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसका हाउस परक्विसिट्स कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं अपन लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय, किसकी बात करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात करते हैं। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का हाउस परक्विसिट्स कैसे निकाला जाता है वो देखते हैं। देखो, जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो पहले देखना वो एम्प्लॉय कैसा है, प्राइवेट एम्प्लॉय की गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो कैसे करोगे, देखो सबसे पहला वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, पहले अपन निकालने बैठे हैं टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, खाली मकान, पहले खाली मकान का निकालो।
टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, ओके, ये निकाल लो, ठीक है। तो क्या होगा गवर्नमेंट का, कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है गवर्नमेंट का, सीधा ना क्वेश्चन में दिया रहेगा एज पर गवर्नमेंट रूल, अपन सीधा बोलेंगे अमाउंट डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल। क्या होता है गवर्नमेंट हाउस का, सीधा गवर्नमेंट क्या करता है, इनकम टैक्स लॉ क्या करता है, सीधा गवर्नमेंट हाउस का रेट ही डिक्लेयर कर दिया, वो हमारे क्वेश्चन में दिया रहेगा। जितना दिया रहेगा गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग उतना ही अमाउंट को अपन क्या कर लेते हैं, खाली मकान का वैल्यू को ले लेते हैं, यही हमारा वैल्यू आ जाता है, यही हमारा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, इसी को आपको जोड़ देना है, बिल्कुल सिंपल है। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप वहां पे फेयर रेंट को इग्नोर करोगे, फेयर वैल्यू को इग्नोर करोगे, सारी बातों को इग्नोर करोगे, सीधा जो वैल्यू दिया रहेगा एज पर गवर्नमेंट रूल, अमाउंट डिटरमाइंड एज पर गवर्नमेंट रूल, सीधा उसको क्या कर देना, लिख देना, ठीक है, ओके। अच्छा एक बात बताओ, मान लो मैंने आपको कोई सुविधा दी, मान लो मैं आपको सुविधा दे रहा हूं, मैंने घर का आपको सुविधा दिया, ठीक, मैंने आपको घर वाला जाओ, मैं आप मेरे एम्प्लॉय हो और मैं आपका एम्प्लॉयर हूं, मैंने बोला जाओ घर का मैं रहने का, मान लो मैं सुविधा दे रहा हूं आपको रहने का, ठीक है, मान लो सुविधा दिया और सुविधा दे दिया मैंने, आपको ले जाओ रहो। अब सुविधा की वैल्यू क्या है वो तो मैं ही जानूंगा, तो मान लो मैं आपको जो आपका साल का जो फैसिलिटी का वैल्यू है, जो फैसिलिटी मैं आपको दे रहा हूँ उसकी वैल्यू मान लीजिए साल भर का 1 लाख रुपए, मान लो साल भर की एक वैल्यू 1 लाख है, मतलब आपको 1 लाख रुपए फैसिलिटी दे रहा हूँ 1 लाख रुपए की, तो वो भी आपके सैलरी में ऐड होगा, है ना, होगा 1 लाख रुपए, ठीक। तो आप बोलोगे मेरे सर कितने, मैं बोलूंगा मैं आपको कितने रुपए की फैसिलिटी दे रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, सर आप हमको ना 1 लाख रुपए की वैल्यू का फैसिलिटी दे रहे हो, यही बोलोगे, ठीक। लेकिन उसी जगह मान लो मैं आपको 1 लाख की वैल्यू का फैसिलिटी दे रहा हूँ, बट उसी जगह मैं आपसे साल भर में 20,000 रुपए घर के नाम से रिकवर भी कर ले रहा हूँ, आपके सैलरी से 20,000 रुपए घर के नाम से काट ले रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ देखो मैं 20,000 का तुमको घर दिया हूँ, 1 लाख मतलब मैं तुमको घर दिया हूँ, परंतु उस घर के लिए तुमको मेरे को कुछ देना पड़ेगा, मैं तुम्हारे सैलरी से 20,000 रुपए काट ले रहा हूँ। तो अब बताओ मैं आपको कितने रुपए की फैसिलिटी दे रहा हूँ, 80,000 की। मैंने आपको दिया फैसिलिटी 1 लाख रुपए का, उसमें से 80,000 में 20,000 में क्या कर ले रहा हूँ, आपके सैलरी से काट ले रहा हूँ, कोई भी नाम से, रेंट वेंट के नाम से काट ले रहा हूँ। रेलवे भी करता है, रेलवे भी क्या करता है, कुछ पैसा काटता है घर का, एकदम से नहीं देता, कुछ पैसा काटता है, तो वो मैं काट ले रहा हूँ उस पैसे को। तो बताओ रियल में मैं कितने का फैसिलिटी दे रहा हूँ, 80,000 का, यही होगा। आप क्या बोलोगे, सर आप रियल में हमको 80,000 का फैसिलिटी दे रहे हैं, बस वही काम मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। तो देखो मैंने क्या बोला, अगर वो गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो उसका क्वेश्चन में दिया रहेगा वैल्यू को लिख लेना, ठीक है। अब इसमें से एक चीज को घटा देना, अगर इफ एनी अमाउंट चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर ने घर के नाम से कोई चार्ज वसूल किया साल भर में, तो उस चीज को क्या कर देना, घटा देना। अब क्यों घटा रहे समझ में आ गया, ठीक है, उस चीज को क्या कर देना, घटा देना। जो आंसर आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू, इसी वैल्यू पे टैक्स लगेगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउस परक्विजिट्स। हाउस परक्विजिट्स का टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल आएगा। आई बात समझ में कि नहीं आई, पक्का, चलिए ठीक। ये कौन से हाउस का था, अनफर्निश्ड हाउस का था, ठीक है, ओके, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब हम सीखने वाले हैं फर्निश्ड हाउस का। अब हम देखेंगे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। तो फर्निश्ड हाउस कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है। पहले आप खाली मकान का निकालो, पहले खाली मकान का वैल्यू निकाल लो, जैसे खाली मकान का निकालते हो वैसे खाली मकान का वैल्यू निकाल लो। तो खाली मकान का वैल्यू क्या होगा, एज पर गवर्नमेंट रूल। तो एज पर गवर्नमेंट रूल आप खाली मकान का वैल्यू निकाल लो, क्वेश्चन में दिया रहेगा, वो अपन को दिया। तो इस प्रकार हम लोग खाली मकान का वैल्यू पहले निकाल लो, निकाल लिए। अब क्या करोगे, फर्निश्ड हाउस और खाली मकान में क्या अंतर है, फर्निश्ड हाउस में सिर्फ फर्नीचर जुड़ा रहता है, फर्नीचर तो रहता है। तो क्या करना, खाली मकान का पहले निकाल लो वैल्यू, उसमें प्लस कर देना 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ फर्नीचर को आप क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। मतलब उसको जितने रुपए का फर्नीचर दिया गया है घर में, उतने फर्नीचर का 10% आप ऐड कर दो, खत्म, ठीक हो गया, ओके, बस। और उसमें से घटा दीजिए इफ एनी अमाउंट चार्ज्ड बाय हिज एम्प्लॉयर, चार्ज्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर ने कुछ पैसा काटा है उसके सैलरी से, तो उसको आप क्या कर दीजिए, भगवान के लिए घटा दीजिए। तो आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। क्या आ जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ फर्निश्ड हाउस। फर्निश्ड हाउस मैं टैक्सेबल वैल्यू बात कर रहा हूँ ना, टैक्स फ्री वाले वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कई बार बच्चे अलावेंस को हम मिक्स कर देते हैं। अभी तक अलावेंस में हम लोग टैक्स फ्री कितना होगा, टैक्स फ्री कितना होगा ये निकालते थे, है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं टैक्सेबल कितना होगा वो निकाल रहे हैं। मिक्स मत करना, दोनों अलग है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये हो गया, समझ में आया,
तो देख लीजिए बच्चों, इस प्रकार से हमने खाली मकान का निकाल लो, फर्नीचर का 10% जोड़ दो, अगर कुछ काटा गया उसके सैलरी से तो उसको घटा दो, एम्प्लॉयर ने कुछ वसूल किया है तो। अरे भाई जो फैसिलिटी नहीं दिया तो काहे के लिए, जो फैसिलिटी नहीं, जो पैसा वसूल लिया तो फिर काहे का एहसान, घटा दो उस एहसान को, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आप सीख गए होंगे। तो ये था बात किसकी, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात की हमने किसकी बात की, गवर्नमेंट एम्प्लॉय की बात की, ठीक है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हम बात करेंगे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, नंबर 2 बात करेंगे किसकी, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। क्या होता है नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, जो प्राइवेट एम्प्लॉय होता है उसको अपन क्या कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ठीक है। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के साथ क्या कहानी है, देखें, अगर वो प्राइवेट एम्प्लॉय है, अगर एम्प्लॉय क्या है, प्राइवेट है, तो भाई एम्प्लॉयर भी प्राइवेट होगा, प्राइवेट एम्प्लॉयर तो एम्प्लॉय भी कौन, प्राइवेट। एम्प्लॉयर अगर गवर्नमेंट है तो एम्प्लॉय भी क्या होगा, गवर्नमेंट, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो मान लो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, अब उसका हाउस परक्विजिट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो देखो इसमें क्या है, इसमें भी आपका काम कितना आसान किया। देखो प्राइवेट एम्प्लॉयर तरह तरह के होते हैं, तरह तरह के। गवर्नमेंट तो एक ही हमारे देश में, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या स्टेट गवर्नमेंट होगा, यही तो होगा, उसके ज़्यादा और क्या होगा। लेकिन अगर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट तो कोई भी हो सकता है यार, मैं भी हो सकता हूँ, एक इंडिविजुअल भी हो सकता है, HUF हो सकता है, फर्म हो सकता है, कंपनी हो सकती है, तरह तरह के एम्प्लॉयर है भैया। अगर पूछने जाओगे तो भैया सर पकड़ के बैठ जाओगे आप। इसमें भी देखो गवर्नमेंट ने अपना काम क्या आसान कर दिया है, कितना आसान कर दिया। सीधा गवर्नमेंट बोलता है कि आप क्या, देखो जब भी आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वैल्यू निकालोगे, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का टैक्सेबल वैल्यू निकालोगे घर का, आप कुछ मत करो, पहले तो ये देखो, एक बात देखो कि घर का मालिक कौन है, घर का मालिक कौन है। एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ हाउस, जो मकान उसको रहने के लिए दिया गया उसका मालिक कौन है, एम्प्लॉयर इज द ओनर ऑफ हाउस। अगर एम्प्लॉयर ओनर ऑफ हाउस है, मतलब मान लीजिए मैं आपका एम्प्लॉयर हूं और आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैंने घर की चाबी दी, मैं बोला आप लोग के लिए पूरा कॉलोनी बना के रखा हूँ, मेरे मान लो 100 एम्प्लॉय है तो मैं 100 लोगों के लिए कॉलोनी बना के रखा हूँ, और उसका मालिक मैं खुद हूँ, खुद की मेरी जमीन है और मकान भी मेरा खुद का है। मैंने सीधा आपको चाबी दिया, मैं बोला जाओ रहो। मालिक कौन है उस मकान का, मैं हूँ, मैं स्वयं हूँ, मैं खुद उस एम्प्लॉयर ही उसका मालिक है मकान का, ठीक है। तो वही चीज़ है कि घर का मालिक कौन है, जो मकान है वो किसका, एम्प्लॉयर के खुद का मकान है। अगर वो एम्प्लॉयर के खुद का मकान है तो कैसे निकालोगे टैक्सेबल वैल्यू, बहुत आसान है। सीधा आप क्या करोगे मालूम है, उस सिटी का पॉपुलेशन देखोगे जहाँ पे उसको मकान दिया गया है, कुछ नहीं करना है, सीधा सिटी का पॉपुलेशन देखोगे, पूछने नहीं जाओगे आप, एम्प्लॉयर से पूछने नहीं जाओगे कितना रुपए का दिया भैया, फैसिलिटी क्या है, कि कुछ है क्या, फेयर रेंट है, क्या वैल्यू है, कुछ मतलब नहीं। सीधा सिटी का पॉपुलेशन देखोगे जहाँ पे उसको क्या किया गया है, मकान दिया गया है, ठीक। सिटी का पॉपुलेशन देखोगे, ओके, सीधा सिटी का पॉपुलेशन। अगर किसी सिटी का पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, अगर किसी सिटी का पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, शब्दों में जाइए भाई, शब्दों में बड़ा वो होता है, दम होता है शब्दों में बड़ा महत्व होता है। ये बोल रहा मोर देन 25 लाख, अगर उस शहर का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, 25 लाख नहीं ना, 25 लाख से ज्यादा, साफ साफ देखो यहाँ पे जब भी हम इनकम टैक्स पढ़ते तो एक एक शब्दों का महत्व होता है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस होता है। तो मोर देन 25 लाख मतलब 25 लाख से ज्यादा है, 25 लाख नहीं बोल रहा है। कई बच्चे क्या करते हैं 25 लाख समझ लेते हैं, 25 लाख नहीं, 25 लाख से ज्यादा, 25 लाख से एक भी ज्यादा अगर है तो 25 लाख से ज्यादा कहलाएगा, 25 लाख नहीं, 25 लाख से ज्यादा। अगर किसी सिटी का पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, 26 लाख है, 27 लाख है, 28 लाख है, 30 लाख है, 50 लाख है, 1 करोड़ है, 25 लाख से ज्यादा है ना, कुछ मत करो, पहले आप क्या करो, सीधा उसके टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगा मालूम, कुछ नहीं मत करो, सीधा उसके सैलरी का निकाल दो 15% ऑफ सैलरी, यही आ जाएगा टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। अनफर्निश्ड हाउस यानी खाली मकान का वैल्यू निकल आएगा, टैक्सेबल वैल्यू, खत्म, इतना आसान है। सीधा उसके सैलरी का 15% निकाल दो, कुछ पूछो पाछो मत, सीधा सैलरी का 15% निकाल दो। कितना आसान हो गया यार काम हमारा, बताओ भला, इतना आसान, वाह बहुत अच्छी बात है यार। सीधा पॉपुलेशन देखो, अब पॉपुलेशन कैसे समझ में आएगा यार, अगर बड़ा शहर है, महानगर है, जैसे मुंबई हो गया, इलाहाबाद हो गया, कानपुर हो गया, ऐसा बड़ा शहर है तो वहाँ का कॉमन सी बात है, वहाँ की आबादी जो है 25 लाख से ज़्यादा ही होगी, ठीक है। थोड़ा जनरल नॉलेज तो होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा, अगर मान लो इफ पॉपुलेशन जो है, इफ मोर देन 10 लाख, मोर देन 10 लाख मतलब 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख नहीं ना भैया, 10 लाख से ज़्यादा है, बट अप टू 25 लाख, और 25 लाख तक है, 25 लाख तक है, मतलब 25 लाख है या उससे कम है और 10 लाख से ज़्यादा है, 10 लाख से 25 लाख के बीच है, 25 लाख तक है, तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, 10% ऑफ सैलरी, सीधा 10%, जितना उसका सैलरी होगा ना उसका सीधा 10% निकाल देना, वही मकान का टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगा, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, मतलब खाली मकान का वैल्यू क्या हो जाएगा, निकल आएगा, बिल्कुल सिंपल, आ गया खाली मकान का टैक्सेबल वैल्यू, यही तुमको टैक्स में जोड़ देना, खत्म बात, एकदम आसान है, ठीक है।
उसी जगह अगर पॉपुलेशन जो है अप टू 10 लाख मतलब 10 लाख तक है या उससे कम है, 10 लाख तक है या उससे क्या है कम है वहां का पॉपुलेशन, क्वेश्चन में दिया रहेगा, जब बनाएंगे समय क्लियर हो जाएगा। 10 लाख तक है या 10 लाख से अधिक है तो कितना, सीधा करो 7.5% ऑफ सैलरी, सीधा सैलरी का 7.5% निकाल लो। दिस इज योर वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस। खाली मकान का क्या हो गया, वैल्यू निकल आया, खत्म बात, बिल्कुल आसान है। देख लो, अब देखो सुनो, अगर 25 लाख है तो क्या करोगे, अगर क्वेश्चन में लिखा वहां की आबादी 25 लाख है तब कितना लोगे, यहाँ 10, क्योंकि वो अप टू 25 लाख। अगर किसी की आबादी 30 लाख है तो कितना लोगे, 15% ऑफ सैलरी। अगर कहीं की आबादी 10 लाख है तब कितना लोगे ये, या अगर किसी की आबादी 5 लाख है, आबादी पॉपुलेशन, सैलरी मत देखना, पॉपुलेशन को देखना है, ठीक है, तो 7.5%। आई बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है, उस शहर का पॉपुलेशन आ गया, ठीक हो गया, खाली मकान का वैल्यू आ गया। अगर ये फर्निश्ड हाउस है तो बिल्कुल सिंपल है, खाली फर्नीचर का 10% जोड़ दो। अगर इसी को फर्निश्ड हाउस बनाना है तो क्या कर दो, इसी वैल्यू में, खाली मकान के वैल्यू में 10% ऑफ फर्नीचर, जो भी फर्नीचर दिया गया उसका 10% जोड़ दो, जो भी फर्नीचर दिया गया उसका 10% क्या कर दो, जोड़ दो, फर्नीचर का 10% क्या कर दो, जोड़ दो, तो क्या निकल आएगा, यही फिर तुम्हारा फर्निश्ड हाउस का निकल आएगा, ठीक। और अगर कुछ इसके सैलरी से कुछ काटा गया, एम्प्लॉयर के द्वारा कुछ पैसा काटा गया तो उसको क्या कर दो, घटा दो, आ गया टैक्सेबल वैल्यू। आई बात समझ में, कितना आसान था, नहीं कितना आसान था। किस केस में, अगर उस एम्प्लॉयर का मालिक कौन है, उस घर का मालिक कौन है, एम्प्लॉयर है तो, ठीक। चलिए, उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर लिखना चाहो तो आसान वर्डों में तो लिख सकते हो, वैसे बाकी आपके फॉर्मेट में लिखा हुआ है सारी बातें, ये सारी बातें हमने आपके फॉर्मेट में लिख दिया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ जाते हैं इसके बाद, ठीक। अब देखें, इसके बाद यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं, इफ एम्प्लॉयर इज द नॉट ओनर ऑफ हाउस, इफ एम्प्लॉयर इज नॉट ओनर ऑफ हाउस, नॉट ओनर ऑफ हाउस, मान लीजिए हम आपके एम्प्लॉयर हैं और आप हमारे एम्प्लॉई हैं, ठीक। हमने आपको मकान की सुविधा दी, हमने पूछा क्या हुआ भैया, चेहरा क्यों उतार के बैठे हो, मकान है कि नहीं आपके पास, तो आप बोले नहीं सर मकान तो हमारे पास नहीं है। बोला जाओ रहो। मैं बोलूँगा यार मकान तो मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, जाओ, मैं सुविधा देता हूँ तुमको, जाओ रहो। मैं आपको कोई मकान खुद किराए पे लिया, किराया कौन भर रहा है, आप नहीं भर रहे हो, मैं अपने जेब से किराया भर रहा हूँ, एम्प्लॉयर अपने जेब से किराया भर रहा है। मैंने आपके लिए, आप मेरे एम्प्लॉई हो तो मैंने आपके लिए किराए पर मकान लिया और आपको बोला जाओ रहो, वहाँ 1 रुपये देने की जरूरत नहीं, जाओ बिंदास रहो आप। और किराया कौन पे कर रहा है, मैं पे कर रहा हूँ, फैसिलिटी कहलाएगी। अगर किराया आप दोगे तो फिर कहेगा किराया, फिर कहेगा फैसिलिटी। लेकिन किराया यहाँ पे मैं दे रहा हूँ तो यानी कि आपको फैसिलिटी दे रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ जाओ फ्री में रहो, जाओ फोकट में ऐश करो, जाओ रहो वहाँ पे। लेकिन किराया कौन दे रहा है, मैं दे रहा हूँ। मतलब मैं क्यों दूंगा किराया, क्योंकि मैं उसका मकान मालिक नहीं हूँ। अगर मकान का मालिक होता तो भैया फिर मैं किराया क्यों देता, मैं खुद अपने जेब से किराया दे रहा हूँ, एम्प्लॉयर अपने जेब से किराया दे रहा है। तो जब कभी क्या कंडीशन हमने देखा, पहला कंडीशन हमने देखा कि अगर एम्प्लॉयर मकान का मालिक है तो क्या करना, वो आपने देख लिया, सीधा सिटी का पॉपुलेशन देखो, छाप दो। और अगर मान लो एम्प्लॉयर मकान का मालिक नहीं है भैया, तब क्या करेंगे, एम्प्लॉयर मकान का मालिक नहीं है तब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, तब वहाँ सिटी का पॉपुलेशन मत देखना, नहीं तो पाप पड़ेगा भैया, कान पकड़ लो, सिटी का पॉपुलेशन वगैरह मत देखना, भगवान के लिए सिटी का पॉपुलेशन मत देखना, सीधा कुछ मत करना। जो टैक्सेबल वैल्यू निकालोगे ना घर का, कैसे निकालोगे, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउस। टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालोगे हाउस का, बिल्कुल सिंपल है, विच एवर इज लेस। मैं एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं ना, विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस विल बी टैक्सेबल, विल बी टैक्सेबल। जो ये दो चीजों में कम होगा, नंबर 1 क्या सर, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एक्चुअल रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। जो उसका एम्प्लॉयर उस मकान का एक्चुअल में रेंट पेड करता होगा ना, एम्प्लॉयर मालिक, उसका मालिक जो होगा, नियोक्ता जो होगा, जितना रुपए एक्चुअल में साल भर का रेंट पे करता होगा या जितना दिन वो रहा, जितना दिन का रेंट पे किया होगा, वो वैल्यू ले लेना। और नंबर दो ले लेना 15% ऑफ सैलरी, कहीं भी मकान दे 15% ऑफ सैलरी निकाल लेना, 15% ऑफ क्या निकाल लेना, सैलरी निकाल लेना। बस दोनों में जो कम होगा वही तुम्हारा टैक्सेबल वैल्यू होगा, इसी को ले जाके जोड़ देना, टैक्स फ्री वैल्यू नहीं, टैक्सेबल वैल्यू, ठीक है, उसी को ले जाके क्या कर देना, जोड़ देना, ये आ जाएगा, ठीक। खाली मकान का ये आ गया तुम्हारे खाली मकान का वैल्यू। उसी को अगर फर्निश्ड हाउस बनाना है तो क्या करोगे, फर्नीचर का 10% जोड़ दोगे, और अगर कुछ पैसा काटा है उसके सैलरी वैलरी से तो उसको क्या कर दोगे, घटा दोगे। सेम सिंपल कहानी है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो चलिए, ये बात हमारी क्या हो गई, यहाँ तक क्लियर हो गई, ठीक है, ये बात हमारी क्या हो गई, क्लियर हो गई अच्छे से, ठीक है सर, सीख गए, ओके। चलो ये बात हम सीख गए, नहीं सीखे होगे तो फॉर्मेट में अपने जो हमने आपको दिया है उस फॉर्मेट में अच्छे से देख लेना, जो नोट्स आपके पास है उसको अच्छे से क्या कर लेना, देख लेना, ठीक, ओके।
तो अब आप अपना पन्ना पलटो, पेज नंबर में आ जाओ आप सभी। यही जो आप लोग बात कर रहे थे परक्विसिट्स का, और वो है आपके पेज नंबर, फॉर्मेट के पेज नंबर जो है, ये सारी बातें हमने डिस्कस की, पेज नंबर 9 पे डिस्कस की। अब पेज नंबर आप आ जाइए 10 पे, पेज नंबर 10 पे आ जाइएगा आप सभी। लिखा है हाउस परक्विसिट्स व्हेन स्टे इन होटल, हाउस परक्विसिट्स व्हेन स्टे इन होटल। देखो कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर देता है, लेकिन कई बार सुविधा के रूप में उसको होटल में भी देता है सुविधा। अब मान लो कोई एम्प्लॉई है, अब आया, अब उसके लिए घर की व्यवस्था है। मान लो आप मेरे एम्प्लॉई हो और मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ, अब आप मेरे पास आए काम करने के लिए और आपके पास घर नहीं है, तो मैं बोला ठीक है घर की व्यवस्था करते हैं। जब तक आपकी घर की व्यवस्था नहीं हो रही, मैंने आपको होटल में रुका दिया, बोला ठीक है होटल में रहो, बिल मैं पे कर रहा हूँ। ये भी तो फैसिलिटी है, मतलब आपको होटल में रहने की फैसिलिटी दी गई है, और बोल रहे 1 रुपया मत देना, जाओ खाओ पियो, होटल में रहो, ऐश करो। तब परक्विसिट्स का वैल्यू क्या होगा, कैसे निकालोगे, तो उसमें कुछ कंडीशंस है। ठीक है, देखो आपके फॉर्मेट में लिखा होगा, नंबर 1 कंडीशन लिखा होगा, स्टे इन होटल। अगर आप होटल में रहते हो 15 डेज और लेस देन 15 डेज, अगर आप 15 दिन रहते हो या 15 दिन से कम रहते हो, अगर 15 दिन तक रहते हो या 15 दिन से कम रहते हो, तो आपका परक्विसिट्स का वैल्यू पूरी तरीके से टैक्स फ्री, कोई भी वैल्यू रहे टैक्स फ्री, जो भी फैसिलिटी का वैल्यू टैक्स फ्री होगा। अगर रहने का ड्यूरेशन 15 दिन है या उससे कम है, ठीक है, तो टैक्स फ्री हो जाएगा। लेकिन अगर जहां 16वां दिन हुआ भैया, अगर जहां 16वां दिन हुआ, तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, टैक्सेबल होगा। 15 दिन का छूट नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, फिर टैक्सेबल होगा। जहां 15 दिन तक है तब तक तो छूट है भाई, कोई टैक्स नहीं लगेगा, वैल्यू को ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अगर जहां 16वां दिन रहा, तो पूरा का पूरा वैल्यू क्या होगा, टैक्सेबल होगा। तब कैसा, तब वो टैक्सेबल आएगा। और टैक्सेबल कैसे निकालोगे, टैक्सेबल वैल्यू ऐसे निकालोगे, विच एवर इज लेस। कैसे निकालोगे टैक्सेबल वैल्यू होटल में रहने का, टैक्सेबल वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करोगे, लिखोगे विच एवर इज लेस विल बी टैक्सेबल, विच एवर इज लेस विल बी टैक्सेबल। टैक्सेबल बोल रहा हूँ ना, टैक्सेबल नॉट टैक्स फ्री, बच्चे तो कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। ठीक है, टैक्सेबल वो टैक्सेबल होगा, जो कम होगा टैक्सेबल होगा। नंबर 1 24% ऑफ सैलरी, मतलब जितना उसको सैलरी मिलता है ना, उसको 24% निकाल देना। तो सर सैलरी का पूरे साल भर का 24%, ना ना ना, जितना दिन वो होटल में रहा होगा ना, उतने दिन का सैलरी निकाल देना और उसका 24% निकाल देना। ठीक है। और नंबर 2 एक्चुअल बिल, एक्चुअल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर। और होटल में वो रहा होगा तो बिल कौन पेड किया होगा, एम्प्लॉयर पेड किया होगा। तो जितना बिल एम्प्लॉयर ने पेड किया वो ले लेना, पहला 24% ऑफ सैलरी ले लेना और एक्चुअल बिल पेड बाय एम्प्लॉयर ले लेना। दोनों में जो कम होगा वो वैल्यू क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। ओके ठीक है, चलिए हो गया। अच्छा ठीक है सर, समझ गया, आ गया, तो बहुत अच्छे समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत अच्छे सर समझ में आ गया हम लोगों को। अब बार बार यहाँ एक बात आ रही थी, बार बार 15% ऑफ सैलरी ले लेना मैंने बोला, 10% ऑफ सैलरी ले लेना मैंने बोला, 7.5% ऑफ सैलरी ले लेना मैंने बोला। तो सवाल उठता है कि यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा, ये हमारे सामने सवाल उठता है। तो भैया यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा, आप बोलोगे सर वही होगा क्या जो अलाउंस के टाइम पे होता था, बेसिक सैलरी, डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। बिल्कुल नहीं, वैसा करना भी नहीं तो जीरो मिलेगा, समझे। यहाँ पे सैलरी का मतलब, परक्विसिट्स पे सैलरी का मतलब, वो अलाउंस पे सैलरी का मतलब वहां पे रहेगा। परक्विसिट्स में जब भी सैलरी का मतलब निकालोगे तो यहाँ पे सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे या फिर डियरनेस अलाउंस। लेकिन डियरनेस पे लोगे अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेकिन डियरनेस अलाउंस तभी लोगे जब उसमें अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा रहेगा तो लोगे, नहीं लिखा रहेगा तो मत लेना भैया, नहीं लिखा रहेगा तो मत लेना। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, बेसिक सैलरी लोगे, यहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे प्लस डियरनेस अलाउंस बट अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अगर नहीं है तो मत लेना। ठीक है, प्लस बोनस प्लस फीस प्लस कमीशन and all taxable allowance and all taxable part of allowances and plus other receipts in cash। मतलब बच्चों जो जो पैसा आपको कैश में रिसीव्ड होता है और जो टैक्सेबल है उन सभी को सैलरी में लेना है। क्या क्या लेना है, बेसिक सैलरी लेना है। यहाँ पे जो भी सैलरी का मतलब क्या होगा, यहाँ पे बार बार मैंने सैलरी नहीं बोला, तो वहाँ पे सैलरी का मतलब क्या होगा, बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस पे। मैं डियरनेस पे क्यों लिया, क्योंकि वो अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है। डियरनेस अलाउंस मत लेना, लेकिन अगर डियरनेस अलाउंस के साथ में ये लिखा है पार्ट ऑफ सैलरी या अंडर द टर्म्स ऑफ सैलरी एम्प्लॉयमेंट तो ले लेना। ठीक है, अदरवाइज मत लेना। ठीक है, प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस फीस, इसको ले लेना, प्लस ऑल टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस, जितना भी अलाउंसेस है और वो अलाउंसेस का टैक्सेबल पार्ट को ही क्या करना है यहाँ पे लेना, जो टैक्स फ्री पार्ट है उसको मत लेना। एक टैक्सेबल पार्ट ऑफ अलाउंसेस प्लस अदर रिसिप्ट्स इन कैश, और भी कोई अगर कैश में रिसिप्ट हुआ तो उसको भी क्या कर लेना, यहाँ पे ले लेना। आई बात समझ में, ये सैलरी का मतलब होगा यहाँ पे। ओके, अच्छा क्या नहीं लेना, डियरनेस अलाउंस मत लेना, छोड़ देना, डियरनेस अलाउंस को मत लेना। कोई भी टैक्स फ्री अलाउंस अगर है तो उसको मत लेना, सैलरी में यहाँ पे जोड़ना मत। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड में कोई पैसा कंट्रीब्यूट किया होगा तो उसको मत लेना।
सर ये प्रोविडेंट फंड क्या है, आगे देखेंगे समझाएंगे। परक्यूसिट्स वैल्यू, कोई भी सुविधा का वैल्यू को मत लेना, ठीक है, ये होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक आप लोगों को? ठीक, तो हमने हाउस परक्यूसिट बहुत अच्छे से क्या हो गया, सीख गए, ठीक है। अब दूसरा बात आती है, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया बात, ओके, हाउस परक्यूसिट्स। अच्छा, दूसरा कैटेगरी आता है कि देखो किसी भी प्रकार का, और एक बात सुनो, किसी भी प्रकार का एहसान, किसी भी प्रकार का एहसान अगर एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय के लिए करता है तो वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा। मतलब अगर मान लीजिए मैं आपके होटल का बिल भी, अब सुन लो, जैसे मान लो मैं अगर आपके होटल का बिल पे कर रहा हूँ, सपोज मैं आपका एम्प्लॉयर हूँ और आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैं बोलता हूँ जाओ फलाने होटल में खाओ पियो, आपके होटल का बिल भी मैं ही पे कर रहा हूँ, तो वो टैक्सेबल होगा। आप किसी क्लब में जाते हो, स्पोर्ट्स क्लब में जाते हो या किसी क्लब अटेंड करते हो, तो वहाँ का जो भी बिल बनता है वो मैं पे करता हूँ, तो भी टैक्सेबल होगा। आप कहीं घूमने जाते हो, ट्रैवल करने जाते हो, जो भी खर्चा वर्चा आता है हॉलीडे वगैरह का, जो भी मैं पे कर रहा हूँ मान लो आपका बिल, तो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई लोन लिया है, सपोज आपने क्या किया, कोई लोन लिया है, उस लोन का रीपेमेंट मैं कर रहा हूँ, आपने कोई लोन ले लिया 1 लाख, उसका रीपेमेंट मैं कर रहा हूँ, तो वो भी क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा, यानी ठीक है। अगर आपने लोन लिया है और उसका इंटरेस्ट में आपको छूट मिल रहा है मेरी वजह से, मान लो मैंने आपको टैक्स मतलब इंटरेस्ट मैंने आपको लोन दिया, मान लो मैंने आपको क्या किया, लोन दिया, मैंने आपको लोन दिया, रीपेमेंट आप मेरे को करोगे, रीपेमेंट आप मेरे को करोगे, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट है वो मैं आपसे नहीं ले रहा हूँ, जो इंटरेस्ट है मैं नहीं ले रहा हूँ, मतलब इंटरेस्ट का एहसान कर रहा हूँ आपको। कायदे से बैंक जो अदर बैंक से लेते, अगर आप किसी और बैंक से लेते तो उस पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता लोन पे 10%। मान लो 1 लाख का लोन लिया था, 10,000 रुपये आप इंटरेस्ट देते, दूसरे बैंक से लेते तो देते आप, मेरे से आपने लोन लिया है, मैं आपसे 10,000 नहीं ले रहा हूँ, बोला अरे यार तुम मेरे एम्प्लॉय हो, मैं तुमसे क्या ब्याज लूँ यार, जाने दो, ठीक है, मैंने तो जाने दे दिया, गवर्नमेंट जाने नहीं देगा, बोलेगा 10,000 रुपये जो एहसान किया तुम्हारे एम्प्लॉयर ने, दे दो टैक्स, 10,000 भी टैक्स होगा, है ना। यानी कुल मिला के ज़्यादा ध्यान मत लगाओ, ज़्यादा दिमाग मत चलाओ, कुल मिला के जितने रुपए का एहसान करता है एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के ऊपर, कोई भी इंसान करे, चाहे एहसान करे, चाहे कैश के रूप में एहसान कर रहा है, कैश नहीं दे रहा, उसके जेब में कैश नहीं डाल रहा, बल्कि उसको दिखा नहीं रहा है और उसका जो भी बिल है सब पे कर दे रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हो जाता है, वो टैक्सेबल हो जाता है, सारे क्या हो जाता है, टैक्सेबल। आई बात समझ में, क्लियर हो गया। बाकी अपन देखेंगे, क्या मैंने बोला, कोई भी एहसान अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के ऊपर कर रहा है तो वो पूरी तरीके से टैक्सेबल होगा, चाहे होटल का बिल दे, उनका घर का बिल दे दे, कुछ भी करे, उसका घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल दे दे, टेलीफोन बिल पे कर दे, बिल्कुल टैक्सेबल हो जाएगा। ट्रैवलिंग घूमने उमने गए, उसका बिल दे दिया, पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। लोन का रीपेमेंट कर दिया, टैक्सेबल हो जाएगा। इंटरेस्ट नहीं लिया तो इंटरेस्ट टैक्सेबल हो जाएगा। कम इंटरेस्ट लिया, लेना था 10,000 बट इंटरेस्ट 4,000 ले रहा है, कितने का एहसान कर रहा है, 6,000 का एहसान कर रहा है, 6,000 टैक्सेबल हो जाएगा। कोई मोटर बाइक फ्री में दे दी, 10,000 की वैल्यू की मोटर बाइक थी, फ्री में दे दी, 10,000 का एहसान किया, टैक्सेबल हो जाएगा। मान लो 10,000 का मोटर बाइक था, 7,000 में दे दिया, 3,000 का एहसान किया, 3,000 टैक्सेबल हो जाएगा। यानी कोई भी एहसान करेगा टैक्सेबल हो जाएगा, बस, क्योंकि मैं उसमें जाऊंगा ना फिर फालतू कंफ्यूज होगी, सीधा एहसान मानो टैक्सेबल, ठीक। तो एम्प्लॉय बोलता है तो ऐसा तो नहीं बोलोगे ना तुम लोग, मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना, ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं बोलता। वो तो एहसान कर रहा है एम्प्लॉयर, तो कर ले भैया एहसान, अच्छी बात है, एहसान करेगा तो बहुत अच्छी, हम भी एहसान कर रहे हैं, हम भी तेरे लिए बहुत काम कर रहे हैं, ठीक है। खैर, आज क्लास में हमने परक्यूसिट्स वगैरह क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, बाकी चर्चा अपन लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, हमने कंप्लीट कर लिया टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर ऑल एम्प्लॉय, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे टैक्सेबल परक्यूसिट्स फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। ओके, चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो कल हम लोग की मुलाकात नए रूल्स के साथ करेंगे, नए दिन पे करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।